हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन ड्रीम हाई एकेडमी। तो आज हम मॉक टेस्ट कर लेंगे अकाउंटेंसी पे, यहाँ पे ही एक्सप्लेनेशन के साथ साथ, ठीक है ना, यहाँ पे ही चीज़ों को एक्सप्लेन कर लेंगे। हमारे 3-4 लेक्चर्स ऑलरेडी अकाउंटेंसी पे हुए हैं और उसी बेसिस पे, क्योंकि हमने आप लोगों से कहा था कि हम पहले कुछ कवर करवा देंगे, यानी कि कुछ चैप्टर कर लेंगे, थोड़ा एक पार्ट कर लेंगे, चैप्टर के बाद ही हम आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट लाएंगे, एमसीक्यूज लाएंगे, ताकि आपसे बहुत क्लियर हो जाएंगे, आपके डाउट्स उससे बहुत सारे क्लियर हो जाएंगे। इसकी पीडीएफ जो है, जो लिखना चाहते हैं वो लिखेंगे, पीडीएफ इसकी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, और टेलीग्राम चैनल आप सर्च कर लो ड्रीम हाई एकेडमी, ठीक है ना, ड्रीम हाई एकेडमी, टेलीग्राम पे जाके ड्रीम हाई एकेडमी सर्च कर लो, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन है, कैपिटल इज इंटरनल लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल लायबिलिटी, नन ऑफ दीज, ठीक है ना। तो कैपिटल जो है ये इंटरनल लायबिलिटी है। मैंने फर्स्ट वाले लेक्चर पे आपको बता दिया था कि कैपिटल क्यों इंटरनल लायबिलिटी है, क्योंकि बिजनेस और ओनर जो होता है दो सेपरेट एंटिटी होते हैं, और ओनर का ही पैसा होता है, बिजनेस का ये अपना पैसा नहीं होता है कैपिटल, दस इट इज़ इंटरनल लायबिलिटी। क्योंकि इंटरनल इसलिए है क्योंकि ये इसी का ओनर है, ओके, ये इसी का ओनर है। जब बिजनेस ओ करता है आउटसाइडर्स को मतलब ओनर से, ओनर के अलावा और भी कोई एंटिटी से अगर बिजनेस ओ करता है, उसको ओ करता है, तो वो एक्सटर्नल लायबिलिटीज आ जाती है। सो पहला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, ठीक है। तो इसका जो आंसर है, राइट आंसर, इंटरनल लायबिलिटी। गुड्स टेकन बाय द प्रोपराइटर फॉर द पर्सनल यूज इज सेल, ड्राइंग इज, परचेज, नन ऑफ दीज। और इसका राइट आंसर है ड्राइंग इज, ठीक है ना। तो ये भी बिल्कुल ईजी है। अमाउंट रिसीव्ड आर रिसीवेबल अगेंस्ट द सेल ऑफ गुड्स इज, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स, समटाइम्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड समटाइम्स कैपिटल रिसिप्ट्स, नन ऑफ दीज। यानी वो अमाउंट जो हम रिसीव करते हैं सेल ऑफ गुड्स, ठीक है ना। यहाँ पे आप इस चीज़ को समझ लीजिए, कहाँ से हम रिसीव कर रहे हैं, हमारी इनकम, हमारे रिसिप्ट्स कहाँ से आ रहे हैं, सेल ऑफ गुड्स। और सेल ऑफ गुड्स हमें पता है कि हम गुड्स लाते हैं ताकि ये सेल हो जाए, हम ज़्यादा से ज़्यादा इनको कन्वर्ट करना चाहते हैं कैश में। तो इसका राइट आंसर आएगा रेवेन्यू रिसिप्ट्स, क्योंकि आपको पता है रेवेन्यू रिसिप्ट्स ऐसे रिसिप्ट्स होते हैं जो बार बार आते हैं बिजनेस में, और सेल इसकी एग्जांपल है, ओके। अमाउंट पेड आर पेएबल अगेंस्ट परचेज ऑफ गुड्स इज, ठीक है ना। अमाउंट पेड आर पेएबल अगेंस्ट परचेज ऑफ गुड्स इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या हमने पे किया है या हमें पे करना है। ये कौन से एक्सपेंडिचर्स में हम इसको क्लासिफाई कर लेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, कैपिटल एक्सपेंडिचर में, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। और यहाँ पे अगेन ये परचेज ऑफ गुड्स बोलता है। मैंने आपको बताया था अपने लेक्चर पे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो रिकरिंग इन नेचर होते हैं, जो बार बार होते हैं, और कैपिटल एक्सपेंडिचर एक बार होते हैं, नॉन रिकरिंग इन नेचर, बार बार इनको नहीं करना होता है। परचेज ऑफ गुड्स हम हर बार करेंगे, हर महीने में हम परचेज ऑफ गुड्स कर लेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। गुडविल इज ए एन, गुडविल क्या है, टेंजेबल एसेट, इंटेंजेबल एसेट, करंट एसेट, फिक्टिशियस एसेट। तो आपको पता है इसका राइट आंसर जो है इंटेंजेबल एसेट, यह भी हमने अपने लेक्चर्स पे किया है। एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू नेचर, ठीक है। हम हर एक टॉपिक के बाद आपके लिए एमसीक्यूज लाएंगे। एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू नेचर दैट गिव्स बेनिफिट फॉर, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड इज कैटेगराइज्ड एज। वो एक्सपेंडिचर जो रेवेन्यू नेचर का होता है लेकिन बेनिफिट देता है हमें बहुत सालों तक, यानी कि मोर देन 1 ईयर, 3-4 सालों तक हम इसका बेनिफिट यूज कर सकते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नन ऑफ दीज। और हमने आपको बता दिया था कि ये रेवेन्यू नेचर है, तो मतलब कैपिटल नेचर का इसमें आ ही नहीं सकता है, इन दो में से आपको देखना है। क्योंकि आपको पता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वैसे एक्सपेंडिचर्स होते हैं जिनका हम बेनिफिट उसी साल एग्जॉस्ट करते हैं, उसी साल कंज्यूम करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को समझिए, यहाँ पे लिखा है बेनिफिट फॉर मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है ना, बेनिफिट फॉर मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड, दैट मीन्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी नहीं है। दीज आर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे कि हैवी एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, हैवी एडवर्टीजमेंट जो हम करते हैं, ओके, वो इस एक्सपेंडिचर के अंडर आएगी। अ पर्सन हु owes money to a firm against goods sold is called, ठीक है। पर्सन हु ओज मनी टू ए फर्म, हमारे बिजनेस को ओ करता है कोई पर्सन मनी, वो हमारे बिजनेस के लिए क्या है, क्रेडिटर, डेटर, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। तो आपको पता है
जब भी हमें कोई ओ करता है, बिजनेस को कोई पर्सन ओ करता है मनी, उसका जो उसको हम डेटर बोलते हैं। ओके, उसको हम डेटर बोलते हैं। ए पर्सन, ये आपको क्वेश्चन 8 पे आपको ये इजी है। ए पर्सन टू होम मनी इज ओड बाय द फर्म, फर्म जिसको ओ कर रही है पैसा, उसको हम क्रेडिटर बोलते हैं, ठीक है ना। और एक बात, उसको क्रेडिटर बोलते हैं जब एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है, और ओनर बोलते हैं जब इंटरनल लायबिलिटी होती है, जब कैपिटल होता है। ओके, क्वेश्चन 9 पे आएंगे हम। परचेज रिफर्स टू द परचेज ऑफ, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, मैंने आपको नहीं करवाया लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ ये, ठीक है ना। ये आगे हमें करना है जर्नल पे जब हम पहुँच जाएंगे। परचेज रिफर्स टू द परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल, स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज, एसेट फॉर द फैक्ट्री एंड नन ऑफ दीज। अब बोलोगे सर ये भी परचेज है, ये भी परचेज है, ये भी परचेज है, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है? परचेज रिफर्स टू द परचेज ऑफ। हम परचेज अकाउंट किसका बना रहे हैं? याद रखना, जो भी हमारा स्टॉक होता है, जो भी जिस पे भी हम डील करते हैं, जिस पे भी बिजनेस डील करता है, उसका ही हम परचेज मानते हैं। ओके, क्योंकि वो ही, उसी को हमें बार बार परचेज करना है। सो गुड्स फॉर रीसेल, इसका हम परचेज अकाउंट मानते हैं। बिजनेस का जिससे भी डील होता है उसको ही हम परचेज मानते हैं। दीज आर, यानी कि ये एक बार हो जाएंगे। स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज। ओके, ए लायबिलिटी अराइजेस बिकॉज ऑफ, लायबिलिटी अराइज होती है नंबर फर्स्ट, कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजैक्शन इज नन ऑफ दिस। और आपको पता है जब भी हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन करते हैं हमारी लायबिलिटी इंक्रीज होती है, बिजनेस की लायबिलिटी इंक्रीज होती है। सो बी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके, द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोपराइटर इन ए बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल, कैश, रेवेन्यू, लोन। जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करता है प्रोपराइटर एक बिजनेस में, उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज इजी कैपिटल। ओके, अब आप बोलोगे सर कैश भी है, कैश इन्वेस्ट करता है बट उसको हम कैपिटल बोलते हैं। कैश एसेट आता है एक बिजनेस का। ओके, स्टॉक ये आपको नहीं आएगा, ये क्वेश्चन अभी हमने नहीं पढ़ा है। बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी मैंने पढ़ाया है। जब भी लायबिलिटी मैंने आप लोगों को पढ़ाई तब मैंने बताया कि बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ पे, किस लायबिलिटी पे आता है। हमने देखा करंट, नॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है ना। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, कंटीजेंट लायबिलिटी, नन ऑफ दीज। और इसका जो राइट आंसर है, इट इज़ शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट जो होता है नॉन करंट लायबिलिटी होती है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी होती है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी सॉरी, ठीक है ना। नॉन करंट मीन्स लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बिजनेस ट्रांजैक्शन? ये आपको जानना है क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है। इज नॉट ए बिजनेस ट्रांजैक्शन, बॉट फर्नीचर ऑफ दिस, जो भी कीमत है, ठीक है, फॉर बिजनेस, पेड फॉर सैलरीज ऑफ एम्प्लॉइज, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल बैंक अकाउंट, इतना फॉर डोमेस्टिक यूज, ऑल ऑफ दीज। तो आपको आइडेंटिफाई करनी है कौन सी बिजनेस की ट्रांजैक्शन नहीं है। फर्नीचर मैंने बिजनेस के लिए लाया तो क्या होगा? हाँ, ये बिजनेस की ट्रांजैक्शन है क्योंकि बिजनेस के लिए लाया। एम्प्लॉइज़ को सैलरी दी जो मेरे बिजनेस में काम कर रहे थे, दिस इज बिजनेस ट्रांजैक्शन। कैश मैंने विड्रॉ किया, अगर मैंने कैश विड्रॉ किया होता बिजनेस से फॉर पर्सनल यूज तब भी ये बिजनेस ट्रांजैक्शन होती, लेकिन मैंने कैश विड्रॉ किया है फ्रॉम पर्सनल बैंक अकाउंट। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज सी, ठीक है ना, क्योंकि बैंक अकाउंट मेरा पर्सनल है और हमें बिजनेस एंटाइटी कंसेप्ट यही सिखाता है, पर्सन या ओनर एंड बिजनेस आर टू सेपरेट एंटाइटी। मैं अपने पर्सनल अकाउंट से कुछ भी करूँ, बिजनेस का उससे कोई लेना देना नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिक्सड एसेट? ये मैंने आपको बताया फिक्सड एसेट क्या होता है, नॉन फिक्सड एसेट क्या होता है, करंट एसेट क्या होता है। बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, बैलेंस विद बैंक, गुडविल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे आप कंफ्यूज कर पाएंगे। एक बार फिर क्वेश्चन को देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिक्सड एसेट? बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, बैलेंस विद बैंक और गुडविल। तो जब हमने यहाँ पे टाइप्स ऑफ एसेट्स की बात करी, हमने देखा एक फिक्सड एसेट होता है, दूसरा करंट एसेट होता है, यानी कि ये नॉन करंट होता है, ये करंट एसेट होता है। तब मैंने आपको बता दिया करंट एसेट्स वो होते हैं जिनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में विद इन 1 ईयर, विद इन 1 फाइनेंशियल ईयर। लेकिन जो तब मैंने आपको ये भी बताया कि आपका कैश जो है, कैश आपका करंट एसेट है, ठीक है ना, कैश आपका करंट एसेट है। तो यहाँ पे ये भी बताया कैश एट हैंड और कैश इन बैंक दोनों आपके करंट अकाउंट है, ठीक है ना, करंट अकाउंट है, करंट एसेट होते हैं। तो बैलेंस विद बैंक ये आपका करंट एसेट है, ठीक है ना। तो इसीलिए क्वेश्चन आपका क्या
क्वेश्चन आपका क्या डिमांड कर रहा है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिक्स्ड एसेट। बिल्डिंग भी फिक्स्ड एसेट है, प्लांट एंड मशीनरी भी फिक्स्ड एसेट है, और आपकी गुड विल भी फिक्स्ड एसेट है। टेंजेबल है, इनटेंजेबल है, बट ये फिक्स्ड एसेट होते हैं। मोस्टली सारे इनटेंजेबल एसेट्स फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। क्रेडिटर्स, टर्म लोन, डिबेंचर्स, कैपिटल। आपको देखना है कौन सी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी नहीं है, और सिंपली आपको पता है क्रेडिटर्स जो होती है ये शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होती है। ओके, करंट लायबिलिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर गुड्स। मशीन मैन्युफैक्चर्ड फॉर सेल, फर्नीचर परचेज्ड फॉर सेल, बुक्स एंड स्टेशनरी परचेज्ड बाय बुक सेलर, ऑल ऑफ दीज। यानी अब मैंने आपको बता दिया गुड्स यानी कि स्टॉक, इनमें से कौन कौन किसको आप बोल सकते हो। सपोज एक ने मशीन मैन्युफैक्चर्ड, मशीन इज मैन्युफैक्चर्ड फॉर सेल, को ही मैन्युफैक्चर कर रहा है मशीन इसको सेल के लिए, दैट मीन्स ये इसका स्टॉक होगा। यस, ये भी करेक्ट है, ठीक है ना। फर्नीचर परचेज फॉर सेल, किसी की शॉप फर्नीचर की है, ठीक है ना, उसने वो फर्नीचर एज ए स्टॉक लाता है और उसी को सेल करता है, ये भी आएगा, ये भी इसका गुड है, स्टॉक है। बुक्स एंड स्टेशनरी परचेज्ड बाय बुक सेलर, बुक सेलर ऑब्वियसली किन चीज़ों से डील करता है, बुक्स एंड स्टेशनरी, तो ये भी इसमें आपको ऑल ऑफ दीज आएगा, ठीक है। इन सब चीज़ों को हम गुड्स बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेट। मशीनरी, परचेजेस, सेल रिटर्न, इंटरेस्ट रिसीव्ड। इनमें से आपको देखना है कि आपका एसेट कौन सा है। मशीनरी, परचेजेस, सेल्स रिटर्न, इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो आपको पता है एसेट आपका मशीनरी आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लायबिलिटी। फर्नीचर क्या लायबिलिटी है बिजनेस की, रेंट पेएबल लायबिलिटी है, इंटरेस्ट रिसीव्ड लायबिलिटी है, या स्टॉक लायबिलिटी है। आपको पता है दिस इज, ये चीज़ ड्यू हुआ है हम पे लेकिन हमने अभी पे नहीं किया, ये पेएबल है। जो भी चीज़ पेएबल होगा दैट इज योर लायबिलिटी, क्योंकि आपको फ्यूचर में ये पे करनी ही करनी है। सो दिस इज आपका रेंट पेएबल इज द लायबिलिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेवेन्यू। परचेजेस रिटर्न, सेल्स और सैलरी पेएबल। देखिए परचेजेस रिटर्न, सैलरी और रेवेन्यू जो है आपका सेल्स होगा, क्योंकि जब आप सेल करोगे तभी आपके पास पैसा आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपका रेवेन्यू जो होता है वो सेल से होता है, और ये ऑपरेटिंग रेवेन्यू होता है, ऑपरेटिंग इनकम होती है जिस चीज़ से हम डील करते हैं। आप हमारे लेक्चर्स भी देख सकते हो, कंटिन्यूसली आपको लेक्चर्स आ जाएंगे और आपके मैक्सिमम डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको वहाँ पे लेक्चर पे समझा दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सपेंस। फर्नीचर, सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। अब देखना है आपको इनमें से कौन सा एक्सपेंस नहीं है। फर्नीचर क्या एक्सपेंस लिखा ही नहीं है, फर्नीचर क्या किया है हमने, तो ये एक्सपेंस नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि फर्नीचर है ये ऑलरेडी है बिजनेस में, तो फर्नीचर इसका राइट आंसर है। अब बोलोगे सर रेंट भी है, जब रेंट के आगे, क्योंकि रेंट हम पे भी कर सकते हैं, रेंट रिसीव भी कर सकते हैं, जब रेंट के आगे कुछ नहीं लिखा तब हम मानते हैं कि हमने रेंट पे करी है, ठीक है ना, ये एक्सपेंस माना जाता है। तब जब रेंट के आगे कुछ नहीं लिखा जाता है तब इसको एक्सपेंस माना जाता है। इलेक्ट्रिसिटी भी एक्सपेंस है, सैलरी भी हमारा एक्सपेंस है, और ये रेवेन्यू एक्सपेंस है, एक्सपेंचर है, ठीक है ना। Which of the following is a business transaction? Goods purchased on credit, an employee being dismissed, proprietor purchasing a car for own use, sale of personal asset by the proprietor. ठीक है, इन सब चीज़ों को आपको देखना है कि which of the following is a business transaction. आपको देखना है कि कौन सी बिजनेस ट्रांजेक्शन है इसमें से। सेल ऑफ पर्सनल एसेट बाय द प्रॉपरेटर, इसको हमें क्या करना है, पर्सनल एसेट अपने सेल कर रहा है, बिजनेस का कोई लेना देना नहीं, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट यहां से। प्रॉपरेटर परचेजिंग ए कार फॉर ओन यूज, इसको भी हमें क्या करना है, कुछ भी वो परचेज करे हमें कोई लेना देना नहीं। एंड एम्प्लॉय बीइंग डिसमिस्ड, एम्प्लॉय चलो बिजनेस के रिलेटेड, लेकिन ये इवेंट है, ट्रांजैक्शन नहीं है, क्योंकि हम इसको मनी में मेजर नहीं कर सकते, ठीक है ना। एम्प्लॉय डिसमिस हुआ, हम मेजर नहीं कर सकते, ये इवेंट है बिजनेस का, बट दिस इज नॉट द ट्रांजैक्शन। गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, यस ये ट्रांजैक्शन है, चाहे क्रेडिट पे लिया चाहे कैश पे लिया, ये ट्रांजैक्शन होगी हमारे बिजनेस की। सो इसका राइट आंसर है ए। द नेचर ऑफ कैपिटल इज एन एसेट, ए लायबिलिटी, एन इनकम, एन एक्सपेंस। अब आपको पता है जो कैपिटल होती है ये इंटरनल लायबिलिटी होती है, इसका नेचर होता है लायबिलिटी, ओके। सेल इज रिकॉग्नाइज्ड रेवेन्यू व्हेन कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल इज एंटर्ड, ठीक है। एट द पॉइंट ऑफ सेल और परफॉर्मेंस ऑफ सर्विस, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ क्रेडिट पीरियड अलाउड टू द डेटर्स, आफ्टर द मनी
कलेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर्स, और इसका राइट आंसर है बी, एट द पॉइंट ऑफ द सेल। जब भी हम सेल कर लेंगे तब हम मान लेंगे, ये मान लेंगे, ठीक है ना, कि हमने सेल करी है, तो हम एज पर एक्रूल कंसेप्ट जो भी है कल हमने पढ़ा है ये चीज़। ओके, द नेचर ऑफ एक्रूड इनकम इज, ये एक्रूअल कंसेप्ट था, ठीक है ना, ऊपर वाला क्वेश्चन। द नेचर ऑफ एक्रूड इनकम इज, एक्रूड इनकम अभी मैं नहीं बताऊंगा क्या होती है, पहले आप ऑप्शन देखो, रेवेन्यू, लायबिलिटी, एक्सपेंस, एसेट। अब मैं बताता हूँ आपको कि एक्रूड इनकम वो इनकम होती है जो हम हमारे बिजनेस ने अर्न की है लेकिन अब तक रिसीव नहीं की है। ये अर्नड इनकम होती है बट नॉट रिसीव्ड येट, ड्यू हो चुकी है हमारे बिजनेस पे लेकिन अभी रिसीव नहीं किया। तो क्या ये रेवेन्यू है, क्या ये लायबिलिटी है, एक्सपेंस है, या एसेट है? ऑब्वियसली बात है ये एसेट है, क्योंकि हमें नियर फ्यूचर में ये हमें बेनिफिट देगा। ओके, सो इसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं आगे, तो ये एसेट बन जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ट्रेड डिस्काउंट, ये अब आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, ये नहीं आएगा आपको, ठीक है ना, जब ये करेंगे तब ये क्वेश्चन आपको समझा देंगे उस वक्त। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज नॉट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर? परचेज ऑफ एसेट ऑन क्रेडिट, परचेज ऑफ एसेट फॉर कैश, विड्रॉइंग ऑफ मनी बाय द प्रोपरेटर फ्रॉम बिजनेस स्ट्राइक बाय एम्प्लॉइज। तो ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसको मेजर नहीं कर सकते हम मनी में, ये फाइनेंशियल करेक्टर की नहीं है, बाकी ये सब फाइनेंशियल करेक्टर में है। सो इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परचेज रिफर्स टू द बाइंग ऑफ, हाँ बाइंग ऑफ, फिर से आपको आएगा परचेज किसको बोलेंगे? स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज, एसेट्स फॉर द फैक्ट्री, गुड्स फॉर रिसेल, इन्वेस्टमेंट। और हम परचेज जनरली रिफर करते हैं स्टॉक से, डील कर जो स्टॉक से हम करते हैं परचेज को डिनोट, ठीक है ना। तो गुड्स फॉर रिसेल ये हमारा स्टॉक होता है और इसको हम परचेज अकाउंट मान के चलते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिफर्स टू revenue earned from operating activities, revenue earned from activities that are not operating activities, both A and B, none of these। so इसका राइट आंसर है ये ऑपरेटिंग इनकम होती है और जिससे हमारा बिजनेस डील करता है, डायरेक्ट इनकम होता है, सेल्स होता है, ठीक है। सो ये आएगा आपका रेवेन्यू अर्नड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आउट ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स विच इज़ नॉट एन इंटेंजिबल एसेट, इनमें से इंटेंजिबल एसेट कौन सा नहीं है? मशीनरी, पैटेंट, गुडविल और आपका ट्रेडमार्क। और आपको क्वेश्चन आंसर पता चलते ही आपने देखते ही ये बताया होगा कि ये हमारा मशीनरी जो है ये टेंजिबल एसेट है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेगी ड्रीम हाई एकेडमी में, ठीक है ना। तो हम कोशिश कर लेंगे हर एक जितना हम कवर करवा देंगे। हमने 4 लेक्चर्स किए, उसके एमसीक्यूज लाए, इसके बाद भी अब अकाउंटिंग इक्वेशन हम कर रहे हैं, उसके बाद जब वो टॉपिक कवर होगा उस पर हम एमसीक्यूज लाएंगे, फिर जनरल ऐसे ऐसे आपको बहुत सारे एमसीक्यूज आप लोगों के लिए लाएंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।